जो डायग्राम है वो देखते हैं पहले इसका। ये सीलिंग दे रखी है और यहाँ से एक रोप कनेक्टेड है इस तरीके से। एक्चुअल में ये रोप तो वैसे तो सीधी रहनी थी, पर यहाँ पर एक ना फोर्स लगाया जा रहा है। तो कहाँ पर लगाया जा रहा है? रोप पूरी की पूरी 2 मीटर की है, तो आधे में उसके मिड पॉइंट पर लगाया जा रहा है। यानी कि जो ये वाला लेंथ है ये भी 1 मीटर है और जो ये वाली लेंथ है ये भी 1 मीटर है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि बीच में यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर, और मिड पॉइंट को इन्होंने बोला है P, यहाँ से एक फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का, और उस फोर्स को इन्होंने बोला है T3 50 न्यूटन। और इधर जो इस पोर्शन में, रोप के इस पोर्शन में जो टेंशन है दैट इज T1। फिर यहाँ पर रोप का जो दूसरा पोर्शन है इसमें जो टेंशन है इसको बोल दिया T2। और ये रोप जो है ये वर्टिकल के साथ में बना रही है एंगल थीटा, और यहाँ पर एक वजन लटका हुआ है। वो वजन है कितना? 6 किलोग्राम का, 6 किलोग्राम। तो ये है ना, फिगर आपको टोटल ये दे रखी है। अच्छा, अब देखिएगा कि वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कहीं पर भी ये सिस्टम जा नहीं रहा है। मतलब क्या है कि ये इसका मोशन कहीं पर भी नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में रुका हुआ है सिस्टम, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको ये वाला एंगल थीटा निकालना है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो T1 है ना, T1 का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर वो F भी बोल सकते थे, पर उन्होंने T3 बोल दिया। ठीक है, F मतलब फोर्स। तो ये एक्सटर्नली हमें फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से खींचा जा रहा है इसको, रोप को। ठीक है, तो वो जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी लग रही है? 50 न्यूटन की फोर्स। अच्छा, अब इस रोप के इस वाले पोर्शन में जो टेंशन है वो इन्होंने दे रखी है T1। रोप के इस वाले पोर्शन में जो टेंशन है दैट इज T2। टेंशन मतलब तनाव, मतलब कितनी वो तनी हुई है रोप, कितनी टाइट है वो रोप, उसको हम टेंशन बोल देते हैं। और टेंशन की जो यूनिट है वो भी न्यूटन ही होती है। टेंशन भी फोर्स ही होता है एक तरह से, तो उसकी यूनिट भी न्यूटन ही होती है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब T1 इस तरीके से है तो ये एंगल थीटा है, तो अलॉन्ग मतलब ये एंगल जिसके साथ में, वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बन रहा है, तो वर्टिकल के साथ जो कंपोनेंट जाएगा दैट कंपोनेंट विल बी T1 cos थीटा। ठीक है, अच्छा, और T1 cos थीटा, और फिर cos के जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी T1 sin थीटा। ये सभी को क्लियर है कि नहीं, ये बता दीजिए। T1 cos थीटा और T1 sin थीटा क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अब आगे देखते हैं। हमेशा ये कहा जाएगा कि जैसे ये वेट है, जैसे ये ब्लॉक है, इसका मास 6 किलोग्राम है। उन्होंने बोला है कि G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देनी है। तो यहाँ पर mg वो नीचे की तरफ लगेगा। अब mg कितना है? mg है 6 × 10 यानी कि 60 न्यूटन। 60 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी किसी भी पॉइंट पर हम फोर्स की बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट पर फोर्स की बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक पर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 60 न्यूटन नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसकी वजह से रोप में टेंशन होगी। तो रोप में टेंशन कितनी होगी? T2 होगी। हम ये कहेंगे इस पॉइंट से लेकर, अब अगला जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर लग रहा है, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक रोप का टुकड़ा तो सेम ही है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रोप के इस पोर्शन में अलग टेंशन हो और इस पोर्शन में अलग टेंशन हो। तो टेंशन हमेशा इक्वल होगी, समझ गए? तो रोप का अगर एक पोर्शन है, अगर मान लीजिए कि एक हाथी इधर से एक रस्सी को खींचता है और एक हाथी इधर से खींचता है रस्सी को। ठीक है, इस हाथी में ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा ताकत से खींच रहा है, उसमें कम ताकत है, वो कम से खींच रहा है। तो हो सकता है कि इधर वाला हाथी जो है वो खींचता चला जाए उस हाथी की ताकत की वजह से। ठीक है, लेकिन जब रोप है तो रोप में जो टेंशन है वो दोनों जगह सेम होगी, वो बैलेंस करेगी। अगर वो टेंशन अगर ज़्यादा हो गई रोप में, एक कोने में टेंशन ज़्यादा हो गई, एक में कम हो गई, तो रोप टूट जाएगी।
तो जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रोप टूटी नहीं है, रोप बिल्कुल स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि रोप का जो भी हम पोर्शन लेंगे उसमें टेंशन बराबर होगी, एक दूसरे को बैलेंस करेगी। तो आप ये देखिएगा कि ये वज़न नीचे लग रहा है 60 न्यूटन का, ठीक है, तो इसकी वजह से टेंशन कितनी हो गई T2, यहाँ पर T3 50 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, और ये जो T1 है, ये T1 वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बना रहा है, तो T1 cos थीटा इधर हो गया, T1 sin थीटा इधर हो गया, ठीक है। ये T2 एक ही रोप में दो कंपोनेंट लगेंगे टेंशन के, ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। जब एक ही टुकड़ा है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है वो, तो इसका मतलब जो टेंशन है वो सेम लगेगी, क्योंकि दोनों दो अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स लग रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहे हैं दो अलग अलग टेंशन, मैं कहूँगा ये वाला हिस्सा जो है ये फिक्स है, फोर्स केवल एक जगह पर लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से बस टेंशन का एक कंपोनेंट दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि इस रस्सी के टुकड़े पर इधर भी एक फोर्स लग रही है और इधर भी एक फोर्स लग रही है T1 cos थीटा, तो दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग फोर्स लग रही है, तो दोनों की वजह से टेंशन भी होगा, तो वो टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होगा T2 T2, ठीक है। तो जब भी कभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि कहीं पर भी कोई रोप है या स्ट्रिंग है और उसमें दो अलग अलग जगह फोर्सेस लग रही है, तो जो बीच में रोप है ना, उसमें टेंशन जो है वो इक्वल और अपोजिट लगेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, अब कंपोनेंट्स को जो है वो बैलेंस करना है, तो वो कैसे है आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो जितना फोर्स इधर जा रहा है उतना ही फोर्स इधर है, मतलब इस फोर्स ने इसको बैलेंस कर रखा है, नहीं तो रस्सी इधर जाने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब T3 इज इक्वल टू T1 sin थीटा, लिख लीजिए T1 sin थीटा इज इक्वल टू T3, मतलब T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो T1 cos थीटा है, इस पॉइंट पर ये T1 cos थीटा और ये T2 ये दोनों इक्वल होंगे, तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, तो इस वाले पॉइंट पर हम ये कहेंगे यहाँ पर भी तो फोर्स लग रहा है, तो T2 इस तरफ है और mg इस तरफ है, तो T2 इज इक्वल टू mg, तो T2 इज इक्वल टू mg, यानी कि T2 इज इक्वल टू 60, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे, आपको तो थीटा निकालना है, तो लिखिएगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन T2, T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, ठीक है, और 50 अपॉन 60 यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमसे T2 की वैल्यू मैंने 60 लिख दी, अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो थीटा निकालना है मेरे को, तो tan को इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 अपॉन 6, ठीक है। तो जब भी कभी एंगल निकाला जाता है तो आप tan इनवर्स, इधर cos होता तो cos उधर जाकर cos इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एंगल होगा। बताइए क्लियर है सभी को, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, दिव्यांका, सोमेन, विभोर, क्लियर है? यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। उसके बाद देखिएगा फिर पेज नंबर 31 पर है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ का मतलब क्या है कि जब कोई एक बॉडी दो बॉडी जब ये कनेक्टेड होती हैं तो उनका मोशन किस तरीके का होता है। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ में हम ये कहेंगे लेट ए बी द एक्सेलरेशन विद विच द हैवियर मास कैपिटल एम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द लाइटर मास स्मॉल एम मूव्स अपवर्ड्स, लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
अब आप इसके बाद देखिएगा कि मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ में हमने बनाया है एक पुली। पुली जानते हैं पुली क्या होता है? ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें ग्रूव बना रहता है। ग्रूव मतलब सेक्शन होता है, उसके अंदर रस्सी मूव कर सकती है। जो कुआं होता है ना, कुएं से जो पानी निकालते हैं, तो वो जो सर्कुलर डिस्क होती है जिस पर वो रस्सी घूमती हुई आती है, दैट इज कॉल्ड पुली। उसको पुली बोलते हैं। ठीक है, और आपने कई बार ये देखा होगा कि जब मतलब बड़ा बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट्स जब हैं, जब सामान की शिफ्टिंग होती है अपार्टमेंट्स में, तो जो ये पैकर्स एंड मूवर्स वाले हैं वो बैल्कनी में पुली लगाकर और रस्सी से वो सामान को ऐसे खींचते हैं। ठीक है, तो पुली जो है वो सामान को उठाने के, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के काम आती है। तो आप ये देखिएगा कि एक पुली है यहाँ पर इस तरह से पुली है, और एक रस्सी है जो इसके ऊपर से जा रही है। तो यहाँ पर एक मास है कैपिटल एम, और यहाँ पर एक मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम क्यों लिया गया? कैपिटल एम मतलब कैपिटल लेटर है, इसका मतलब हमने मान लिया कि वो ज़्यादा वाला मास है, उस मास की वैल्यू ज़्यादा है। स्मॉल एम स्मॉल लेटर, इसका मतलब उस मास की वैल्यू कम है। ठीक है, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम ऐसे ही ले लिया गया। ये हैवियर मास है और वो लाइटर मास है। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें हमने बोला लेट ए बी द एक्सेलरेशन विद विच द हैवियर मास कैपिटल एम मूव्स डाउनवर्ड्स। तो ए जो है, ए एक्सेलरेशन से ये हैवियर मास तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये जो लाइटर मास है ये उस ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, स्मॉल ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद लेट टी विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन इन द स्ट्रिंग टी है। तो अब आप ये देखिएगा कि एक ही स्ट्रिंग पर दो अलग अलग जगह फोर्सेस लग रही हैं। एक तरफ तो ये इस मास की वजह से उस पर एक फोर्स लग रही है, और एक तरफ इस मास की वजह से उस पर एक फोर्स लग रही है। तो ये वाला जो मास है, इस मास की वजह से फोर्स कितनी लगेगी? डाउनवर्ड्स mg। ठीक है, तो इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी T। सिमिलरली ये वाला जो मास है, इसकी वजह से नीचे फोर्स कितनी लगेगी? कैपिटल mg। तो इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी? T। तो क्योंकि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक सिर्फ रस्सी ही है, बीच में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस वजह से टेंशन जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। समझ में आ गया? टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होगी। जैसे यहाँ पर इधर फोर्स लग रहा था और इधर फोर्स लग रहा था, और बीच में जो रस्सी थी उसमें इस फोर्स की वजह से जो टेंशन थी वो भी T2, और इस फोर्स की वजह से जो टेंशन थी वो भी T2। तो यहाँ पर भी क्या है कि रस्सी A ही है, और इस वाली फोर्स की वजह से भी टेंशन T, और इस वाली फोर्स की वजह से भी टेंशन T। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑन मास कैपिटल M इज, जो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगेगी ऑन मास कैपिटल M, तो कैपिटल M कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है? स्मॉल a एक्सेलरेशन के साथ। तो इस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे ये रिजल्टेंट फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स कैसे आती है? रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आती है कि इसका वजन तो mg है और इस पर टेंशन लग रही है T, तो mg माइनस टी इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। समझ रहे हैं भाई? टेंशन इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, टेंशन इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब mg माइनस टी रिजल्टेंट फोर्स होगी जिससे ये नीचे जा रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ma इज इक्वल टू mg माइनस टी। ठीक है, ma इज इक्वल टू mg माइनस टी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन, स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन। अब ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये T इस mg से ज़्यादा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? T माइनस mg, T माइनस mg। भाई अगर मान लीजिए कोई एक फोर्स है 2 न्यूटन की, जो किसी ऑब्जेक्ट को उस तरफ फोर्स लग रही है, उस पर 2 न्यूटन की, और 5 न्यूटन में इस तरफ लगा रहा हूँ फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2। ठीक है ना, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इधर वाला फोर्स माइनस उधर वाला फोर्स, जिधर मोशन हो रहा है, तो मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला फोर्स T, और जो इसको पीछे खींच रहा है पीछे वाला फोर्स T माइनस mg। T माइनस mg इसका नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कौन सा मास है जो खींच रहा है? स्मॉल m, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? स्मॉल a, तो m इनटू a। तो ma इज इक्वल टू स्मॉल a इज इक्वल टू T माइनस mg, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
उसके बाद क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है ये माइनस टी और ये प्लस टी है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए, माइनस टी प्लस टी कट गया, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, ये हो गया। अब यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू जी कॉमन ले लिया यहाँ पर, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ए इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये हो गया। तो क्लियरली ए इज लेस देन जी, तो एक्सेलरेशन जो है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से छोटा होगा। ऐसा क्यों है, इसको देखकर शायद नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं बताता हूँ आपको। हमने ये कह दिया कि ये जो मास है कैपिटल एम, ये बड़ा मास है, हैवियर है, ठीक है, और स्मॉल एम जो है वो लाइटर मास है। तो मैंने ये कहा एग्जांपल के तौर पर, यही कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, if capital M is equal to 6 kg and small m is equal to 2 kg, 6 kg और 2 kg हमने ले लिया, तो स्मॉल a कितना हो जाएगा देखिएगा, 6 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू जी। तो 6 माइनस 2 इज 4, 6 प्लस 2 इज 8, ठीक है, 1 अपॉन 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई g/2, मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आधा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाफ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वैसे 9.8 होता है, अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन जो इसमें जो इन दोनों बॉडीज़ में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो और ऐसी चीज़ को देखते ही हम कैसे बता देते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या निकाला, स्मॉल ए निकाला, हम स्मॉल ए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बस ये चेक करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या नहीं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ए जी से बड़ा होगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ए जी से छोटा होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो लिखा है क्लियरली ए इज लेस देन जी, तो इधर लिख देंगे बिकॉज m माइनस m इज less than, because m minus m is less than capital M plus m, ठीक है ना। एक में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक में एडिशन हो रहा है, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो छोटा ही आएगा, वो छोटा है, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ा आएगा। वैसे ही करके देख लो, 4/3 करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी 1.33, ऐसे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई आगे बताइए, ऑनलाइन वाले बताएं। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से तो ये समझ में आया कि ये जो ए है ये जी से छोटा है। उसके बाद अभी हमने क्या करा था, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया था। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अब मैं एक तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, एक हम स्ट्रिंग में टेंशन निकालना चाहते हैं कि टेंशन कितनी है। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो कैपिटल एन ए अपॉन स्मॉल एन ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी अपॉन टी माइनस एम जी। स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसल आउट हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कैपिटल एम इंटू टी माइनस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एम जी माइनस टी, ठीक है। तो कैपिटल एम कैपिटल टी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम जी
माइनस स्मॉल m इंटू कैपिटल T। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना चाह रहे हैं और T वाली टर्म्स को इधर ले रही है, तो कैपिटल MT प्लस स्मॉल mt इज इक्वल टू कैपिटल MMG। ये माइनस MMG है, इसको भी इधर ले आएंगे तो प्लस का MMG, ये हो गया। यहाँ से हमने कैपिटल T कॉमन ले लिया, क्या आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2MMG, ये हो गया। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ये कितनी आ जाएगी, कैपिटल T इज इक्वल टू 2MMG अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि एक तो ये प्रूव करके दिखाना है कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग, तो एक लाइटर बॉडी है और एक हैवियर बॉडी है, तो जो एक्सेलरेशन होता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक चीज़ तो ये प्रूव करने के लिए बोली जाती है, दूसरा ये कहा जाता है कि आप टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में वो आप कैलकुलेट करके बताइए। तो इसका तो प्रूफ इतना हो गया, ए इज़ लेस देन जी का, और टेंशन इन द स्ट्रिंग वो आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा पेज नंबर 32 पर, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में है अ डायग्राम फॉर ईच बॉडी ऑफ द सिस्टम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें जितनी भी फोर्सेस एक्सर्ट हो रही है वो सारी फोर्सेस जो हैं वो रिप्रेजेंट करी जाती हैं, फोर्सेस जो है वो मार्क करी जाती हैं, तो ऐसे डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोल देते हैं। तो जो ये भी डायग्राम था इसमें हमने सारी फोर्सेस दिखा दी कि एक फोर्स mg है, एक ये टेंशन है, ये भी इसका रिएक्शन फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो जितनी भी फोर्सेस हैं वो हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दी। तो फिर ये जो है ये भी एक फ्री बॉडी डायग्राम ही है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा, ये है अ पुल ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ रोप अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 7 किलोग्राम। तो एक मास है 7 किलोग्राम लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो 7 किलोग्राम का एक मास है वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है। kg का मास है और इस पर एक फोर्स लगा दी जाती है 15 न्यूटन की। 15 न्यूटन की फोर्स से इसको इस तरफ खींचा जा रहा है। A pull of 15 Newton is applied to a rope attached to a block of mass 7 kg lying on a smooth horizontal surface. The mass of the rope is 0.5 kg. What is the force exerted by the block on the rope? तो ब्लॉक रोप पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक रोप पर कितनी फोर्स लगा रहा है वो देखना है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो रोप है इस रोप का मास भी दे रखा है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 7 किलोग्राम मास इसका हो गया, 0.5 किलोग्राम मास इसका हो गया। तो अब और फोर्स टोटल कितनी लग रही है, 15 न्यूटन लग रही है, ठीक है। तो बॉडी इस तरफ जा रही होगी, बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा होगा, है ना। तो बॉडी इस तरफ जा रही है। अब जब बॉडी इस तरफ जा रही है तो हमने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, ma is equal to force, applied force is equal to mass into acceleration. अब जो मास है क्या है कि फोर्स यहाँ पर लगाई जा रही है, इस रोप के इस कॉर्नर में यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है।
रोप का जो वजन है वो भी 0.5 kg है, तो 7 kg ये हो गया, 0.5 kg, तो टोटल मास पर फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा 7 प्लस 0.5, 7 प्लस 0.5, ठीक, इंटू ए इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ये हो गया 7 प्लस 0.5 इज 7.5, ए इज इक्वल टू 15, 7.5 टू ज़ा, तो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पर फोर्स लगाया है इसमें, तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा पीछे की तरफ, जो इसको पीछे उसको आर बोल दो, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप। तो जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये रोप पर कितना फोर्स लगा रहा है, हमको ये बताना है। तो ब्लॉक रोप पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो जो ब्लॉक है वो जो फोर्स लगाएगा वो रोप पर लगा रहा है फोर्स, ठीक है। अब रोप पर किस तरीके से लगेगा फोर्स, हमने ये कहा कि ये वाला फोर्स तो यहाँ पर F हो ही गया, और ये इस पर एक जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे एक बॉडी होती है ये और एक बॉडी ये होती है, ठीक है। अब इसमें बस इतना समझना कि ये दो चीज़ें ना कनेक्टेड है, ये दो चीज़ें कनेक्टेड हैं, और मैं इनको ज़रा अलग अलग करके एक चीज़ से कोरिलेट करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस करा था कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। अच्छा, तो अब ए बॉडी जो है वो इधर ट्रैवल कर रही है, ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है, बी भी इधर ट्रैवल कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन, ठीक है। वो अपोजिट में भी करे तो भी कोई बात नहीं, हमें ये देखना है कि ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स किस पर लग रहा है, बी पर, फोर्स किस पर लग रहा है, बी पर, तो पहले बी लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर ए, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए। तो ए बी पर जो फोर्स लगा रहा है तो वो कितना फोर्स लगाएगा, वो अपने मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर लगाएगा, समझ गया, ठीक है। तो उसको इसके मास से कोई मतलब नहीं है, उसको इसके मास से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम दौड़े जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मास और जो हम दौड़ रहे हैं उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी अगर हम धीरे धीरे अपनी बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा मास और हमारा एक्सेलरेशन वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आगे कोई बॉक्स रखा हुआ है या कोई ब्लॉक रखा हुआ है, हमने जाकर उस पर टकरा गए हम उस पर। तो जब हम उस पर टकराए हैं जाकर, तो जो फोर्स हमने उस ब्लॉक पर लगाया है वो हमारे मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो इसी तरीके से समझिएगा कि ये जो ब्लॉक है ये इस रोप पर फोर्स लगा रहा है, तो किसके बराबर होगा, वो ब्लॉक का मास, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, ब्लॉक लगा रहा है, ब्लॉक का मास इंटू ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो आप ये देखिएगा कि जितना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ है उतना ही इस तरफ भी होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, ये बता रहा हूँ मैं, ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स exerted by lock on rope is equal to mass of lock into acceleration of system, ठीक है। एक हो सकता है एक चीज़ मन में आए, वो ये चीज़ है कि मास है और एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में, तो हम उस एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि एक्सेलरेशन पूरे के पूरे सिस्टम का है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूरे के पूरे सिस्टम का है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक उसको लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, लेकिन ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है ये उसको आगे की तरफ खींच कर ले जाता है। ठीक है, तो वो उसको हमेशा रोकने की तरफ कोशिश कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर मैं ले रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्लॉक इस तरफ को जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ब्लॉक का मास कितना है 7 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 14 न्यूटन ये वो फोर्स है जो ब्लॉक रोक के ऊपर लगा है। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला देखिएगा, a wooden block of mass 2 kilogram rests on a soft horizontal floor when an iron cylinder of mass 25 kilogram is placed on the top of the block। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, बस अभी आ रहा हूं। पानी ले लो। चलिए अगला देखेंगे। देखिए ये है a wooden block of mass 2 kilogram rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kilogram is placed on the top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. यील्ड्स का मतलब ये है कि वो जो फ्लोर था वो बड़ा सॉफ्ट था, तो वज़न जब उसके ऊपर ब्लॉक जो 2 किलोग्राम का था उसके ऊपर जब सिलेंडर रख दिया 25 किलोग्राम का जो है, तो उसके वज़न की वजह से वो फ्लोर जो है वो दब गया थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो यील्ड्स का मतलब
या डिप्रेस्ड का मतलब, इनका मतलब यही होता है कि फ्लोर थोड़ा सा दब गया नीचे की तरफ। तो वो जो दब रहा है वो कितने एक्सेलरेशन से दब रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मामूली सा एक्सेलरेशन है 0.1, वो दे रखा है। अब देखिएगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। ए पार्ट है बिफोर एंड बी आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। तो फ्लोर के दबने से पहले और फ्लोर के दबने के बाद उनको ये बताना है कि कितना उसका एक्शन होगा। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो कई बार क्या होता है कि जब एक्शन निकालने के लिए बोला जाता है तो हम ये जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी कभी एक्शन की बात करी जाएगी कि आपको एक्शन निकालना है, हम रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। रिएक्शन क्यों निकालेंगे वो अभी बताता हूँ, आसान रहता है। देखिए यहाँ पर पहले तो एक ब्लॉक बना लेंगे, a wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. इसका मास है 2 किलोग्राम। जो वजन है वो कितना लगेगा नीचे, 2 इंटू जी। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 मीटर। ये इसका रिएक्शन हो गया। तो अब आप ये देखिएगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो हम ये कहेंगे कि ये पार्ट है बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। तो बिफोर द फ्लोर यील्ड्स ये वाला हम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है, इन दिस केस द सिलेंडर was not kept on the block, so on the block and the system यानी कि ये ब्लॉक remains steady मतलब इसमें किसी भी तरीके की यील्डिंग नहीं है। बिफोर द फ्लोर यील्ड्स, फ्लोर दबा नहीं है। फ्लोर दबेगा तो इसका मतलब सिस्टम में मूवमेंट है, तो मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन। जो एक्शन है ये क्या है, 20 मीटर, ठीक है ना। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल है। उन्होंने हमसे एक्शन पूछा है तो हमने एक्शन निकाल दिया 20 मीटर। यहाँ तक क्लियर, बोलो भाई, ये तो क्लियर है। उसके बाद बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में क्या बोल रहे हो कि अब इसके ऊपर एक 25 किलोग्राम का सिलेंडर भी रख दिया गया है। तो बी पार्ट है आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स, अब फ्लोर यील्ड कर रहा है, यानी कि फ्लोर दब रहा है। तो फ्लोर कब दबेगा, जब इसके ऊपर वजन रख दिया जाए। 2 किलोग्राम का ये था और इसके ऊपर 25 kg का सिलेंडर रख दिया गया। तो अब ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। इसका वजन कितना हो गया, टोटल 27 किलो, ठीक है। और पहले ये इस पोजीशन पर रखा हुआ था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दबकर नीचे आया है। कितना एक्सेलरेशन है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ठीक है। तो जब वो नहीं दब रहा था तब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये था।
लेकिन अब क्या है कि हम ये कहेंगे कि ये तो इस पर एक्शन है, एक्शन कितना हो गया 2 + 25 इंटू जी, एम जी है ना, जैसे वहाँ पर 2G था, अब 2 + 25 इंटू जी, यानी कि सीधा सीधा लिख दूँ 270 न्यूटन, 270 न्यूटन। और ऊपर लग रहा है रिएक्शन, ठीक है, और एक्सेलरेशन इस तरीके से हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे जो जा रहा है उसमें हम ये कहेंगे कि m + स्मॉल m इंटू ए, भाई टोटल मास तो 25 + 2 हो गया ना, m + स्मॉल m इंटू ए, तो ये तो ओवरऑल फोर्स हो गई, नेट फोर्स हो गई। नेट फोर्स इज इक्वल टू दिस माइनस आर, तो m + स्मॉल m इंटू जी माइनस आर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमने क्या करा कि m इंटू जी क्या हो गया, इसका वेट है ना, तो वो जा रहा है अल्टीमेटली नीचे, तो वो किसको ओवरकम करके जा रहा है, रिएक्शन को ओवरकम करके, तो m + m इंटू जी माइनस आर, ये उसका ओवरऑल फोर्स हो गया, नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर दिया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि वैल्यू निकालिए यहाँ पर, स्मॉल m + m यानी कि कैपिटल M + स्मॉल m 25 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 25 + 2 इंटू 10 माइनस r, ठीक है। माइनस r को इधर ले हो गया प्लस r, 25 + 2 मतलब 27 इंटू 10 270 माइनस ये कितना हो गया 25 + 2 इज 27, 27 इंटू 0.1 इज 2.7 हो गया। तो r इज इक्वल टू 270.0 माइनस 2.7 और 10 - 7 इज 3, 10 - 7 इज 3, तो यहाँ पर क्या बचा 9, 9 - 2 इज 7, इधर क्या बचा 6, तो 267.3 न्यूटन, ठीक है, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Action of block and cylinder on the floor is equal to reaction is equal to 267.3। तो जब भी कभी आपसे एक्शन पूछा जाए और एक्सेलरेशन भी हो रहा हो तो आप रिएक्शन निकाल दीजिए, तो रिएक्शन निकालने पर क्या हो जाएगा, आपके पास एक्शन आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप ये देखिएगा कि इसमें मैंने करा क्या है, इसमें हमने ये कहा है कि हमने सब्ट्रैक्ट किसमें से किसको करा है, हमने ये कहा कि भाई जब ये जो एक्सेलरेशन था 0.1 और ये कितना था 25 + 2, तो हमने इसको इसके वेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इसके वेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ से कितना आया, जो वेट था वेट तो नीचे फोर्स लगा ही रहता, ठीक। तो अब हमने ये कहा कि वेट तो नीचे फोर्स लगा ही रहता, लेकिन ये जो 2.7 है, ये 2.7 क्या है, 2.7 ये है कि जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हुआ है, जिसकी वजह से वो फ्लोट जो है वो नीचे की तरफ धंसा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ये हो गया कि भाई ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस उसका एक्शन है, कि ये और ये पूरा का पूरा सिस्टम ये फ्लोर पर कितना एक्शन कर रहा है, तो इसमें से हमने इनको सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिया। और आप सीधा ये याद रखिए कि जब भी कभी आपसे एक्शन पूछा जाए, आप रिएक्शन निकाल दो और रिएक्शन को एक्शन के इक्वल रखो, आसानी होगी, बस ये करना है, ठीक है ना। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, तो आपसे एक्शन पूछे रिएक्शन पूछेंगे तो रिएक्शन निकालना ही है, वो एक्शन पूछेंगे तब भी रिएक्शन निकालना, और रिएक्शन निकालना हमेशा आसान होता है, ठीक है, क्योंकि वेट मेरे को पता है, एक्सेलरेशन मेरे को पता है, मुझे यही चीज़ निकालनी है बस, रिएक्शन, ठीक है, आप रिएक्शन निकालिए बस, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं।
Yes, sir. ठीक है, सोमेन आवाज आ रही है? चलिए जी, अगला टॉपिक देखिएगा, फ्रिक्शन। तो अभी तक जैसे हमने ये वाला जो टॉपिक करा है, इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन अभी करा था ये वाला, इसमें ये था कि स्मूथ फ्लोर है, फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। हाँ जी, फ्रिक्शन में देखिएगा क्या है, whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, जब भी कभी कोई बॉडी मूव करती है या मूव करना चाहती है, moves or tends to move over the surface of another body, तो इस तरह से बस हो गया। थोड़ा सा चेयर अपनी आगे कर लो, बोलने का शौक है उसको। Whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion. This opposing force is called friction. This opposing force is called friction. तो जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, चाहे वो स्लाइड करती हुई जाए, चाहे वो रोल करती हुई जाए, कैसे भी जाए, एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो एक फोर्स जो है दैट कम्स इनटू प्ले, और उस फोर्स को हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा। अच्छा, इसके बाद तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ जी, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है, अभी सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो भी पढ़ाऊँगा, अगली क्लास में कराएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि एक बहुत भारी वज़न रखा हुआ है और हम उस पर ताकत लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने फोर्स उस पर लगा रखी है। ठीक है, अब क्या है कि वो खिसक ही नहीं रहा है और हम थक कर चूर हो गए। ठीक है, लेकिन वो खिसक नहीं रहा है क्योंकि उसमें वज़न बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपने फोर्स भले ही लगा दिया हो लेकिन वो रेस्ट में है। तो जब बॉडी रेस्ट में रहती है, अच्छा, अगर वही बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, और आपने क्या करा, आपने जो फ्लोर है, आपने फ्लोर पर ऑयल गिरा दिया, अब वो उससे भी भारी हो तो आप आराम से उसको खिसका दोगे। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हैवी जो अलमीराज होती हैं या हैवी बॉक्सेस होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उसको या तो किसी ऐसे उस पर मतलब फ्लैप पर रखते हैं जिसके नीचे व्हील लगे रहते हैं, और या फिर क्या करते हैं कि उसके नीचे बड़ी सी मोटी सी कोई शीट डाल देते हैं। तो शीट जो होती है वो क्योंकि स्मूथ होती है और वो फ्लोर के ऊपर फिसलती हुई चली जाती है, तो इस वजह से उसको पुश करना काफ़ी आसान रहता है। ठीक है ना, बड़ी बड़ी अलमीराज को अगर हम घर में भी हमको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम कोई बड़ी सी शीट या बड़ा कोई मोटा सा कपड़ा या चादर उसके नीचे लगाकर और फिर उसको पुश करते हैं, आराम से पुश हो जाती है। तो ये जो है फ्रिक्शन, जो किसी भी चीज़ को मूव होने से रोकता है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में जो बॉडी है वो रेस्ट में रहती है। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है कि एक बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मूव नहीं करा, 10 का लगा दिया, मूव नहीं करा, 15 का, 20 का, 25 का, 30 न्यूटन तक का आपने फोर्स लगा दिया, वो मूव नहीं करा, लेकिन जैसे ही आप 30.1 पर पहुँचे उसने खिसकना चालू कर दिया, जस्ट उसने अभी खिसकना चालू करा, तो आपको आइडिया हो गया, हाँ भाई लिमिटिंग फोर्स जो है वो 30 न्यूटन की है। तो आप ये कहेंगे 30 न्यूटन तक का फोर्स लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरा भी उससे ऊपर बढ़े तो फिर इसने मूव करना शुरू कर देना। तो 30 न्यूटन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन ने उसको 30 न्यूटन तक के फोर्स को वो विदस्टैंड कर जाएगा, मूव नहीं करेगा, 30 से ऊपर जाती है वो कर जाएगा। उसके बाद आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पर। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है कि जब भी कभी कोई बॉडी मोशन में आ जाती है, लगातार मूव करती जाती है, तो जब भी कभी कोई बॉडी मोशन में आ जाती है तो क्या उस दौरान फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा होता, कर रहा होता है। भाई हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो इसका मतलब जो बॉडी है वो मोशन में है, साइकिल मोशन में है ना। तो अब हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया, साइकिल को पेडल मारना हमने छोड़ दिया, तो थोड़ी देर में साइकिल रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि जब बॉडी मोशन में होती है तब भी फ्रिक्शन उसके मोशन का अपोज करता रहता है। तो जब भी कभी बॉडी मोशन में होगी उस दौरान जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये 3 तरीके के फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन वाला ही जो है ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये करेंगे। उसके बाद जो है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला टॉपिक है, 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है।
चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ा ही बच रहा है, ज़्यादा नहीं बचा। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। Thank you, मैं sir. ओके, मैं ना 1 घंटे बाद मैसेज कर दूंगा कि जो मैं मोशन का स्ट्रेट लाइन की एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ वो दूंगा आज या नहीं। 1 घंटे बाद मैसेज कर दूँगा, मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी। ठीक है, चलिए जी, ओके।